हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, इतिहास सीरीज़ की इस चौथी वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ। मेसोपोटामिया बना है दो शब्दों से मिलकर। पहला है मेसो, जिसका अर्थ होता है मध्य, बीच, और दूसरा है पोटामिया, जिसका अर्थ होता है नदी, यानी दो नदियों दजला और फरात, जिसे अंग्रेज़ी में यूफ्रेटस और टिग्रिस कहा जाता है। इन दोनों नदियों के बीच में बसी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। और अगर हम इसको और ढंग से परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं सुमेरिया, बेबीलोनिया तथा असीरिया से मिलकर बनी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। यानी इन तीन छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि सुमेरिया ने इसे जन्म दिया, यानी इस सभ्यता की शुरुआत सुमेरिया से हुई, और बेबीलोनिया ने इसे तरक्की के पथ पर चलाया, यानी इसे चरम तक पहुंचाया। असीरिया ने इसे विकास की चोटी तक पहुंचाया, यानी आत्मसात किया। इसके अंतर्गत चार सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्ड्रिया है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं SBAK। एस से सुमेरिया, बी से बेबीलोनिया, ए से असीरिया और के से कैल्ड्रिया। इस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी समय अवधि क्या थी। तो दोस्तों, इसकी सही समय अवधि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और वर्तमान में यहाँ सीरिया और इराक जैसे देश मौजूद हैं। और इसे विश्व की चार प्राचीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन चार प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है। आइए देखते हैं इस सभ्यता की खोज कब हुई। सबसे पहले 1850 ईस्वी में एक अंग्रेज़ पुराविद रॉलिंसन को बिहिस्तून नामक जगह से फ़ारसी तथा बेबीलोनियन भाषा में लिखे कुछ शिलालेख यानी मिट्टी की तख्तियाँ मिलीं, और 19वीं शताब्दी ही में सर लियोनार्ड वुली को ईरान के प्राचीन नगर उर की खुदाई में कुछ महत्वपूर्ण मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंडर, कुछ कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियाँ प्राप्त हुईं। इन वस्तुओं और शिलालेखों को पढ़ने के बाद हमें मेसोपोटामिया की शानदार और महान सभ्यता के बारे में पता चला। इसमें दो चीज़ें याद रखने लायक हैं। सबसे पहली वो ये कि इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन हैं। तो इस सभ्यता के खोजकर्ता सर लियोनार्ड वुली को कहा जाता है। और सर लियोनार्ड वुली को इसकी खुदाई में क्या क्या मिला, तो कुछ मिट्टी की तख्तियाँ मिलीं, इमारतों के खंडर मिले, कलात्मक वस्तुएं मिली और शासकों की समाधियाँ मिलीं। आइए जानते हैं इस सभ्यता के मूल निवासी कौन लोग थे। तो दोस्तों, इस बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में भारी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसके मूल निवासी मंगोल और द्रविड़ थे, और कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसके मूल निवासी आर्य और द्रविड़ थे, और कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का मत है कि भूमध्य सागरीय इस सभ्यता के जनक और मूल निवासी थे। एक मत जो सबसे अधिक प्रचलित है, जिसे सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, वो है डॉक्टर कीथ का। डॉक्टर कीथ का मानना है कि सिंधु तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानता थी, और हो न हो ये दोनों लोग एक ही लोग थे, यानी इन दोनों सभ्यताओं में बसने वाले लोग एक ही लोग थे। आइए देखते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो इस सभ्यता में समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बढ़ा हुआ था, जैसा कि हर सभ्यता और हर दौर में होता है: हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो सबसे पहले आता है उच्च वर्ग। इसमें राजा, शासक, बड़े अधिकारी, पुरोहित यानी धार्मिक लोग आते थे, और समाज का ये सबसे सम्मानित वर्ग माना जाता था। और दूसरे नंबर पर है मध्य वर्ग। इसमें बड़े किसान तथा व्यापारी आते थे। इस वर्ग को भी ठीक ठाक सम्मान प्राप्त था। और सबसे निचले स्तर पर था निम्न वर्ग। इसमें छोटे किसान, श्रमिक तथा दास आदि आते थे। और दोस्तों, इस सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, यानी लोगों को गुलाम बनाने का रवाज था। और इस सभ्यता में
औरतों की स्थिति ठीक ठाक थी, यानी उन्हें संपत्ति रखने और स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। इस सभ्यता में लोग आमतौर से एक शादी करते थे, लेकिन उच्च वर्गीय लोग एक से ज़्यादा विवाह भी कर लिया करते थे। दहेज प्रथा का प्रचलन था, यानी इस सभ्यता में दहेज लेने देने का रवाज था। लोग आभूषण पहना करते थे, जिसमें सोने चांदी के आभूषण होते थे। हार, कंगन, अंगूठी आदि का उपयोग चावपूर्वक लोग किया करते थे। और इस सभ्यता के लोग ऊनी तथा सूती वस्त्र धारण करते थे और रहने के लिए पक्के मकान, पक्की ईंटों के चित्रकारी किए हुए मकान बनवाते थे। और इस सभ्यता के लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया करते थे, इसलिए ये गंदे पानी के निकलने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही पक्की और व्यवस्थित ढकी हुई नालियाँ बनाते थे। आइए देखते हैं इनका भोजन कैसा होता था। तो दोस्तों, इस सभ्यता के लोग भोजन में फल, सब्जियां तथा मांस, मछली का भी प्रयोग करते थे, यानी इस सभ्यता के लोग सर्वाहारी थे। यानी इस सभ्यता के लोग वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजनों का प्रयोग करते थे। आइए देखते हैं इनकी प्रशासन प्रणाली कैसी थी। तो दोस्तों, ये सभ्यता छोटे छोटे नगर और राज्य में बटी हुई थी, जिसका अपना एक स्वतंत्र शासक होता था, जिसे फतेसी या फतेस्ती कहते थे। और खुदाई में मिले लेखों से पता चलता है कि शासक आलीशान महल में रहता था तथा अपने अन्य बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और पुरोहितों की सहायता से शासन किया करता था। बाद में यहाँ राजतंत्र प्रणाली लागू हुई, जिसमें राजा प्रमुख शासक हुआ करता था। यानी पहले यहाँ प्रजातंत्र था, बाद में राजतंत्र लागू हुआ। आइए देखते हैं इनकी न्याय प्रणाली कैसी थी। तो इस सभ्यता में दो प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था थी। पहला था धार्मिक न्यायालय, जिसमें पुरोहित प्रमुख न्यायाधीश होता था, और दूसरा था राजकीय न्यायालय, जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था और उसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। और इस सभ्यता में कानून का कड़ाई से पालन होता था, जिससे यहाँ शांति व्यवस्था बढ़िया बनी रहती थी। और मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित होता था, यानी मुकदमों की सुनवाई और दूसरी चीज़ें यहाँ हवाई नहीं हुआ करती थीं, बल्कि उनका लिखित रिकॉर्ड होता था। खुदाई में अनेकों रिकॉर्ड मिट्टी की तख्तियों पर लिखे हुए मिले भी हैं। और जब बात लिखित कानून की होती है तो हम्बुराबी की विधि संहिता की चर्चा ज़रूर होती है। वो क्या है? तो दोस्तों, बेबीलोनिया के महान सम्राट हम्बुराबी ने अपने शासनकाल में कानून को एक 8 फुट ऊंचे काले रंग के पत्थर पर खुदवा कर लिखवाया था और उसे प्रमुख मंदिर में रखवा दिया था, जिसे हम्बुराबी की विधि संहिता कहा जाता है। और इसमें एक छोटा सा नोट है, वो ये कि हम्बुराबी को प्रथम कानून निर्माता का दर्जा दिया जाता है। आइए देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, यानी वो अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। इसमें कुछ देवता प्रमुख माने जाते थे, जिसमें शमास या शम्स सूर्य देवता को कहते थे, इनलिल वायु देवता को कहा जाता था, नन्नार चंद्र देवता को कहा जाता था और अनु आकाश देवता को कहा जाता था और इनकी उपासना की जाती थी। यहाँ के लोगों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि देने का भी प्रचलन था। और एक छोटा सा नोट है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए, इस सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिरों को क्या कहा जाता था। तो जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ था स्वर्ग की पहाड़ी, और जो ऊंचे स्थान पर बनाई जाती थी और 2-2, 3-3 मंजिला भी हुआ करती थी, और इसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक बताई जाती है। आइए देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वो इस वजह से कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और इनकी सिंचाई प्रणाली बहुत उन्नत थी, जिस वजह से यहाँ के लोग कृषि किया करते थे। और कृषि के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे, यानी दूसरे नंबर का व्यवसाय यहाँ पशुपालन था। और ये एक व्यावसायिक सभ्यता थी, जहाँ पर मंदिरों का उपयोग सिर्फ धार्मिक स्थल ही के तौर पर नहीं होता था, बल्कि व्यावसायिक केंद्र के तौर पर भी मंदिरों का उपयोग किया जाता था। आइए देखते हैं इस सभ्यता की एक अहम देन जो विश्व को मिली।
इसी सभ्यता में सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। यानी बैंक प्रणाली की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने एक शहर पढ़ा था लोथल, जहाँ पर बंदरगाह मिला था। और यानी जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री रास्ते से व्यापार किया करते थे। कहाँ से किया करते थे? मेसोपोटामिया से किया करते थे। मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से समुद्री रास्ते से व्यापार किया करते थे। आइए देखते हैं इनकी लिपि और लेखन विधि कैसी थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ था, जहाँ पर व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब लिखने के लिए लोहे की कील जैसे चिन्ह बनाकर लिखना शुरू किया, जिसे क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। और इस लिपि में 250 से अधिक अक्षर होते थे तथा लिखने के लिए नर्म मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। यानी इस सभ्यता के लोग लेखन कला और लेखन विधि से भी परिचित थे। आइए देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का महत्व। मेसोपोटामिया अपनी समृद्धि, बेहतरीन शहरी जीवन, उन्नत तकनीक, लिखित कानून और साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में इन सारी चीज़ों का बढ़िया तरीके से विकास हुआ और इस सभ्यता ने विश्व को गणित तथा खगोल शास्त्र की शुरुआत करके दी। आइए देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो बताया जाता है कि सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में आक्रमण करके इस सभ्यता को बर्बाद और नष्ट कर दिया और यहाँ पर ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। और 19वीं शताब्दी में इस सभ्यता के अवशेषों को खोद कर निकाला गया और लुवरे म्यूज़ियम में सहेज कर रख दिया गया। और आइए अंत में एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, वो ये कि इस सभ्यता का बेबीलोनिया का झूलता बगीचा प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और यहीं पर सिकंदर की मृत्यु भी हुई थी और एक कथन के हिसाब से यहीं पर उसका मकबरा भी मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप चाहें तो इसको याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर स्लाइड्स का। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।